अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ आप लोगों से कुछ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की अपडेट ले करके मुखातब हूँ और कुछ सियासी बातचीत को ले करके आप लोगों के सामने बतौर बेदारी, बतौर जागरूकता कुछ बातें रखना चाहूँगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को मुबारकबाद कि उनके काफ़िले में, उनकी सियासी पार्टी में और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में, दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता पेशरफ्त हो रहा है। और इसमें इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं कि मज़ीद और बेहतरी आने की उम्मीद है। ये जो पेशरफ्त हो रही है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म से, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की अपनी बिसात पर दी जाने वाली राहत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों को जो लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, अपनी ज़रूरियात को बता रहे हैं, चाहे वो ज़रूरियात उनकी अपनी मेडिकल की ज़रूरियात हों, शादी विवाह के या बच्चों के एडमिशन और किसी न किसी मामलात के लिए हों, उनको जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के उन सरमायाकारों को जो सब्र किए हुए हैं, जो बड़े पैमाने पर एक लंबे अरसे तक दुआओं से काम लेते रहे हैं, उन लोगों को ये राहत पहुंचाई जा रही है। ये राहत अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अपने पर्सनल अकाउंट से लोगों को राहत पहुंचा रही हैं। अभी जो डिपार्टमेंट से जो राहत पहुंचनी थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बार के ऑर्डर देने के बावजूद भी डिपार्टमेंट ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का डेटा अभी तक सौंपा नहीं है। तो उसके बावजूद लोगों की मुसीबतों और लोगों की बेचारगी को देखते हुए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनी खुसूसी जिम्मेदारी पर लोगों को 20% अमाउंट देनी शुरुआत कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सैकड़ों की तादाद में मेरे पास कटिंग आ चुकी हैं, जिनको पैसे मौसूल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें जारी रहेंगी। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख को एक बहुत ही बेहतर जजमेंट देते हुए, फैसला देते हुए डिपार्टमेंट को ये कहा कि अगले मार्च के 14 तारीख या 15 तारीख से पहले पहले तमाम चीज़ों को कंपनी को सौंप करके हमको रिपोर्ट करो। तो इंशाल्लाह इससे एक बड़ी तक़वियत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तक़वियत के बदौलत आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपने ख़ास अकाउंट से और ख़ास समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लोगों को उनके पैसों की अदायगी, जो छोटे छोटे अमाउंट है 20%, ये देने की शुरुआत कर दी है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की रिहाई हुई है, हज़ारों की तादाद में लोगों ने अमाउंट्स, बड़े बड़े अमाउंट्स हासिल किए हैं और अपने बड़े बड़े कारोबार को, अपने बड़ी बड़ी ज़रूरियात को सपोर्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी चीज़ में मज़ीद और पेशरफ्त हुई है। आप लोग जानते होंगे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जब गिरफ्तार थीं, जब उनके अहल खाना और कंपनी के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं अपनी आफियत के लिए, ताकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ को लीगल कार्रवाई में किसी तरह की बाधा ना आए, दुश्मन ने तो ये चाहा था कि सारे के सारे लोगों को गिरफ्तार करके बेयारों मददगार छोड़ दिया जाए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ और तमाम इन्वेस्टरों को। लेकिन उसके बावजूद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोने की शक्ल में और पैसों की शक्ल में अलग अलग तरह से इंतजामात करके लोगों के मेडिकल को, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ में मज़ीद और पेशरफ्त हुई है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि 20% अमाउंट ले करके उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, इंशाअल्लाह ताला वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बेलापुर कॉरपोरेट दफ्तर या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सदर दफ्तर टोली चौकी और हैदराबाद से सदर दफ्तर से राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। मुझे लगता है कि उनकी ज़रूरियात जल्द अज जल्द पूरी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बात को तवज्जो में रखना होगा कि ये चीज़ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अपने पर्सनल अकाउंट से लोगों को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी पर दे रही हैं, तो जिसकी वजह से एक समझिए कि लिमिटेशन है, एक मियाद है लोगों को राहत पहुंचाने की। तो 2-4 दिन, 6 दिन अगर आपकी एप्लीकेशन देने के बाद देर होती है, ताख़ीर होती है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ये पैसे की अदायगी की जा रही है। कंपनी से जिस दिन
राहत मिल जाएगी, डेटा मिल जाएगा, उस दिन इंशाअल्लाह ताला बड़े पैमाने पर लोगों को एक क्लिक पर सब लोगों को पैसों की अदायगी हो सकेगी। इसमें तवज्जो देने वाली बात यह है कि वो लोग जिन्होंने कंप्लेन किया है, जिन्होंने एसएफआईओ का रुख किया है, उनका मामला अभी पेंडिंग रहेगा, अभी उनको अदायगी नहीं हो सकेगी, क्योंकि उनके मामलात कोर्ट, एसएफआईओ और डिपार्टमेंट अपने तरीके से जांच पड़ताल करके अदायगी करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कारोबार से आप लोग दूर रह करके मज़ीद और कोशिशें करके, जो लोग एसएफआईओ में गए हैं, जो लोग कंप्लेन किए हुए हैं, वो लोग अगर अपने वक्त की ज़िया करेंगे, अपने वक्त का ज़िया करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको रुसवाई ही हासिल होगी, तकलीफ होगी, वक्त का ज़िया होगा और कारोबार का नुकसान होगा आपका। इसलिए मैं बता देना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि वो लोग जिन्होंने कंप्लेन किया है या जिन्होंने एसएफआईओ का रुख अख्तियार किया है, उनका एक अलग प्रोसेस है। जिन्होंने अपने आप को कोर्ट, कचहरी और अदालत के मामलात में दिया है, अदालती मामलात हल हो जाने के बाद उन लोगों को उनकी अदायगियाँ हो सकेंगी। लिहाजा बराह करम आप लोग किसी भी तरह से बेचैन, आप लोगों के साथ भी इंसाफ होगा, जिन्होंने कंप्लेन किया है उनके साथ भी इंसाफ होगा, जो एसएफआईओ में गए हैं उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को और अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को किसी भी तरह का उनसे जिद नहीं है, लेकिन चूंकि एक प्रोसेस होता है, एक टर्म एंड कंडीशन होता है, ठीक है, समझौता होता है कि एसएफआईओ के मामले को एसएफआईओ ही देखेगा, अदालत के मामले को अदालत ही देखेगा। अगर उस पर आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा कुछ करने लगे, जो लोग एसएफआईओ गए हैं उनके हक में या जिन्होंने कंप्लेन किया है उनके हक में अगर कुछ करने लगे, तो कहीं ना कहीं एसएफआईओ के मामले में अदालती कार्रवाइयों में दखल अंदाजी करने का एक इल्ज़ाम लग सकता है, और लगेगा ही, क्योंकि कोर्ट के मामलात को कोर्ट के बाहर हल करने का कोई दूसरा पिटीशन नहीं है, किसी दूसरे तरह का जवाज है ही नहीं। इसलिए आप लोगों को अपने कार्रवाइयों की एसएफआईओ की तरफ, जिन्होंने एसएफआईओ का रुख किया है उनको, जिन्होंने अदालतों का मामला किया है उनको, उनका इंतज़ार, उसका इंतज़ार करना होगा, ये चीज़ है। और अब मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की अपडेट ख़त्म करने के बाद सियासी जो हलचल है तमाम 5 रियासतों में हिंदुस्तान भर के, जिसमें से सबसे अहम जो इलेक्शन है वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अभी तक आप लोगों को खुशखबरी दे दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की शिद्दत पसंद पार्टी थी, जो कि काम काज में किसी भी तरह का कोई रुचि और कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी, यहाँ तक कि वो दिलचस्पी इतना नहीं रखती थी कि जब कोरोना वबा का मामला हुआ तो लोग 2000 और 2500 1500 किलोमीटर दूर से पैदल चल करके 15 दिन में, 20 दिन में अपने घरों को पहुंचे थे। इस सरकार ने, मोदी और योगी की सरकार ने, खुसूसन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कदम न उठाते हुए यहाँ तक कि एक गाड़ी का भी इंतजाम नहीं किया था लोगों को, जो कि शहरों में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर में, हैदराबाद में लोग मजदूरी किया करते थे, उनको पैदल, कि जब कोरोना लग जाएगा, कोरोना के वजह से कर्फ्यू लग जाएगा, तो वो क्या खाएंगे, क्या जिएंगे। सबसे बड़ी उदाहरण और मिसाल की बात यह है कि उस वक्त जब ये सरकार काम नहीं आई तो ये कब काम आएगी। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह के तमाम मामलात, बेरोजगारी है, मेडिकल मामलात में तमाम तरह से कोई दिलचस्पी नहीं है, शिद्दत पसंदी में इजाफा है, लोगों को मोब लिंचिंग में मार देने का, एक खास फिरका और वर्ग को मार देने का जो एक सिलसिला चलाया हुआ है मोदी और योगी सरकार ने, उसकी बदौलत जो अभी तक 2 मरहलों में जो इलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसका रिजल्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप, यानी कि समझिए कि बुरी तरह से वो शिकस्त फाश से दो चार हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी न किसी तरह से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग ये खबर पहुंचा दें कि बुरी तरह से शिकस्त फाश हो रही है। योगी और मोदी ने बड़े बड़े हरकारों को यहाँ दिल्ली से केजरीवाल को भेज दिया कि जाओ इलेक्शन में कंटेस्ट करो और वोट तकसीम करो। वहाँ से मोदी ने बुला लिया, ओवैसी साहब को बुला लिया, उधर से डॉक्टर अयूब साहब को बुला लिया, उधर से मायावती को खड़ा कर रखा है, तमाम तरह से लोकदल को खड़ा कर रखा है, तमाम छोटी छोटी पार्टियों को इधर उधर से बुला करके। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से शिकस्त खा रही है।
इन दो मरहलों में शिकस्त होने की वजह से जो रिपोर्ट हम तक पहुंची है, उसकी बदौलत हमने कल हमारे तमाम कारकुनान ने, देश भर के कारकुनान ने इस बात की मुहिम चलाई है कि इंशाअल्लाह ताला अगर यही सिलसिला चलता रहा तमाम उत्तर प्रदेश भर में, तो भारतीय जनता पार्टी शिकस्ते फार्स खाएगी और वो बुरी तरह से हारेगी। और जब उत्तर प्रदेश में ये हारेगी तो ये कहीं ना कहीं 2024 के मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन में ये शिकस्ते फाश खाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता जो है वो दिल्ली के लिए सबसे बड़ा रास्ता है। तो लिहाजा आप लोग मजीद और तकवियत लगाएं कि वोटों को तकसीम होने से बचाया जाए, किसी ऐसी प्लेटफार्म पर एकजुट और मुत्तहिद हुआ जाए जिस पर तमाम हिंदुस्तान के तमाम तबकात के तमाम बिरादरियों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उस प्लेटफार्म पर जमा हुआ जाए। उस प्लेटफार्म पर न जमा हुआ जाए जो कि वोटों को काट करके, वोटों की तकसीम करके भारतीय जनता पार्टी के काम को आसान करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक फिक्स वोट है, वो जब अपने फिक्स वोट पाती है और दूसरी तरफ लोगों के वोटों को तकसीम कर देती है तो वो शिकस्त नहीं खाती, वो जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी। लिहाजा उसने इस तरह के बहुत सारे कारोबार किए हैं। ईवीएम मशीनों को भारतीय जनता पार्टी ने चेंज किया, अभी पिछले दिनों कई एक ईवीएम मशीन पकड़ी गई है। लिहाजा होशियारी की बात, अक्लमंदी की बात और दानिशमंदी की बात यह है कि ये जो टुकड़े टुकड़े जमात जो है, जो अलग अलग लोगों के वोट को तकसीम कर रही है, कहीं उलमा कौंसिल तकसीम कर रही है, कहीं जो है MIM तकसीम कर रही है वोटों को, कहीं डॉक्टर अयूब तकसीम कर रहे हैं। बेहतर होता कि आप अपनी हकीकत को पहचानते। आप अगर 5-5 वोटों को लेकर 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार वोटों को लेकर के काम किसका आसान करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का ही। बेहतर होता कि जिस तरह से आप, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से एक समझौता करते हैं, हैदराबाद में सिर्फ 5-6 सीटों पर लड़ते हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी लड़ते। डॉक्टर अयूब भी यही करते, लेकिन नहीं, इनको खुजली हो रखी है तमाम सीटों पर कमाई करने का। आपको मैं बता दूं कि वोटों के तकसीम करने का बहुत बड़ा ठेका दिया जाता है। तो इन बातों का कहना का लुब्बे लुबाब ये है कि आप लोगों को मैं बताऊं कि कल से ये मीडिया में बड़े पैमाने पर खबरें चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हार रही है। इस बात को ले करके कल हम लोगों ने मुहिम चलाई। शाम तक हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर अयूब और उलमा कौंसिल के मौलाना साहब, जिनका उलमा कौंसिल है, उन लोगों ने एक लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और ये कहा है कि हम लोग मुत्तहिद हो जाएंगे। अब इनको समझ में आया कि इन्हें मुत्तहिद होना चाहिए। इससे पहले ये कहाँ थे भाई? इससे पहले इनको क्या हुआ था कि ये मुत्तहिद होते तो किसी न किसी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, आपको आपका हक और आपके साथ इत्तेहाद करना पड़ता। लेकिन ओवैसी साहब जाते हैं और कहते हैं कि नहीं अखिलेश साहब, मुझे 100 सीटें दी जाए। कहते हैं, मकूला कहते हैं कि ना 9 मन तेल होगा ना ही राधा नाचेगी। तो इसी तरह से ओवैसी साहब जो हैं उनको न 100 सीटें मिलेंगी और न ही इत्तेहाद होगा। अरे भाई, तुम अपने, जहां तुम्हारे बाप दादा पैदा हुए, जहां तुम पैदा हुए, जहां तुम 4 बार से मेंबर पार्लियामेंट चुने जा रहे हो, वहां पर जब तुम 8 सीटें सिर्फ लेते हो तो तुम्हारे बाप की कौन सी जागीर रखी हुई है उत्तर प्रदेश में जो 100 सीटें लेकर के पहुंच गए? और तुम हर मुसलमान के सामने ही अपने मुसलमान कैंडिडेट उतारते हो। तुम्हारा क्या मकसद है? तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इनको, जो उलमा कौंसिल है, डॉक्टर अयूब हैं और जो मोहन भागवत जी के राइट हैंड असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अब हम लोग इत्तेहाद करेंगे। बहुत देर में भाई, बहुत देर की मेहरबा आते आते। क्यों? आप लोगों को क्या आगे से मोहन भागवत जी को की तरफ से या नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हिदायत आया था कि अभी वोट आप लोग तकसीम नहीं कर पा रहे हैं? डॉक्टर अयूब साहब और अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब वोट सही से तकसीम नहीं कर पा रहे हैं, मजीद और वोट तकसीम करने की जरूरत है, लिहाजा मुत्तहिद हो जाइए। इस तरह का कोई हुक्म आया होगा, लिहाजा कल इन लोगों ने मुत्तहिद होने का एक ढोंग रचा है। 2 चरण इलेक्शन गुजर जाने के बाद कल शाम को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हें की है और आज के अखबारों में जो मेरे सामने खुला हुआ है, रोजनामा सियासी तकदीर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता से निकलने वाला एडिशन है, इसमें खबर छपी है जो मैंने कहा कि इनको हुक्म कहां से आया असदुद्दीन ओवैसी साहब को, डॉक्टर अयूब साहब को, कि आप लोग असरअंदाज नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग मजीद और ताकत आजमाई कीजिए और मुत्तहिद हो जाइए ताकि मुसलमानों के और अकलियतों के वोट और तकसीम किए जा सकें।
उसका सबूत अगले ही दिन, कल शाम को तक ये बहस चली है, अगले ही दिन एक खबर आ जाती है कि यूपी में बीजेपी की हालत खराब, मोहन भागवत की हिदायत। यूपी इंतखाबात के पहले 2 मराहिल में बीजेपी की हालत खराब रही है। आरएसएस कारकुनान बकिया मराहिल के लिए मुतहर्रिक हो जाएं। कौन कह रहा है? मोहन भागवत जी। ये अखबार छाप रहे हैं और लगभग दर्जनों अखबारों को मैंने देखा है कि यही सुर्खी बनाई हुई है। तो लगभग ले दे करके उधर मोहन भागवत जी का फरमान जारी होता है, उधर डॉक्टर अयूब असदुद्दीन ओवैसी साहब इत्तेहाद करते हैं। अगले ही दिन खबरें छपती है। फिर से खबर पर गौर कीजिए, यूपी में बीजेपी की हालत खराब, मोहन भागवत जी का हुक्म। यूपी इंतखाब के पहले 2 मराहिल में बीजेपी की हालत खस्ता, आरएसएस कारकुनान बकिया मराहिल के लिए मुतहर्रिक हो जाए। लिहाजा कहीं इसी हुक्म का तो कोई खमियाजा नहीं है कि डॉक्टर अयूब साहब और ओवैसी साहब दोनों कल जाकर के मिल बैठे, जबकि 2 मरहलों में इलेक्शन गुजर चुका है। होशियारी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा दानिशमंदी की ज़रूरत है। बहुत बेहतर होता कि आप लोग किसी न किसी मुतहर्रिक पार्टी से इत्तेहाद करते, छोटे छोटे मकसद को लेकर के, जैसे कि आप हैदराबाद में करते हैं। क्या मतलब है कि मुसलमान जो असर अंदाज कैंडिडेट होते हैं उन्हीं के सामने आप जाकर के उनके मामलात को ख़राब करते हैं। मुफस्सिर कुरान मुजाहिद आज़ादी अल्लामा अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था अपने लोगों को कि तुम मुंतशिर ना हो, मुंतशिर होगे तो तुम्हारी हालात ख़राब हो जाएगी। तुम अगर ज़ात पात बिरादरी की पार्टी बनाओगे और अलग अलग रह करके अपने हुकूक तलब करोगे तो 100 साल क्या हज़ारों साल तक तुम अपने हुकूक हासिल नहीं कर सकोगे। लिहाजा इन्हीं कायम हुई पार्टियों में रह करके, यानी कि इन्हीं पार्टियों से इत्तेहाद करके जो पहले से मैदान में हैं, अपने हुकूक को तलब कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 70 सालों तक यही होता रहा है कि मुसलमानों के हाथों में लाखों मदरसे, सैकड़ों कॉलेज, दर्जनों यूनिवर्सिटी अभी तक इसी दूरअंदेशी के तहत रहा है। अब जब से असदुद्दीन ओवैसी मुतहर्रिक हुए हैं, खुसूसन 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत बनाई है और ओवैसी उनके गोद में जाकर के बैठ गए हैं, तब से वो सोच ख़त्म होती जा रही है। लिहाजा अल्लामा इकबाल की सोच को फ़रोग़ दीजिए और कोशिश ये कीजिए कि मुत्तहिद रहिए, इन्हीं पार्टियों के दरमियान में रह करके हुकूमत बनाने का काम कीजिए और हुकूमत बना करके अपने हुकूक को तलब कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ कह रहे हैं मुजाहिद आज़ादी, मुफस्सिर कुरान, दूरअंदेश मुफक्किर, हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कि मुत्तहिद रहो, मुंतशिर रहोगे तो हज़ारों साल में तुम अपने हुकूक तलब नहीं कर पाओगे। लिहाजा इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।